28 फरवरी को या 27 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ। Explosions rocked multiple cities across the President Trump has threatened to expand US strikes against Iran. उससे पहले it was everything was so good, booming across the Middle East, everything was perfectly fine. Just because two countries are having some disagreements, US and Iran to be very specific, and they are bringing down other countries in the region in their disagreement, that does not mean that we are part of this. एंड उसके भी ज़्यादा जो परसेप्शन चेंज हुआ है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो बात करें अभी जो एकदम लगता नहीं भी हिल चुका है अभी। तो मैं ये कहूँगा कि आप 1 महीना और वेट करें, आप देखेंगे बाकी कंट्रीज पे भी होगा। मेरी जन्मभूमि इंडिया से की बात करूँ तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि एलपीजीज का क्या इशू हो रहा है वहाँ पे, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीइंग टारगेटेड बाय ईरान एज वेल ऑन द शिप्स। तो वो इफेक्ट सब पे होने वाला है। तो जब सब पे इफेक्ट होएगा तो वाई वी आर प्लेसिंग इन मिडल UAE only and talking about it. So yes, there has been so many missile attacks from Iran. Every attack has been intercepted and whatever has fallen also is mostly debris only. एकदम से परसेप्शन इतनी बनी, अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें खासकर सोशल मीडिया की, तो इतने ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं, काइंड ऑफ हेट मॉन्गरिंग वीडियो आ रहे हैं भी दुबई तो फिनिश हो गया, प्रॉपर्टी प्राइस 60-70% गिर जाएंगे, सो यहाँ पे कोई आएगा नहीं, परसेप्शन चेंज होगी। सो व्हाई डोंट यू थिंक वी दे आर राइट? हेलो, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका गुरमीत सोही एंड आप देख रहे हैं business banking and beyond. आज हम फिर से दुबई में हैं एंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जो दुबई के UAE और मिडल ईस्ट के करंट हालात हैं उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे साथ हैं हिम्मत कटियाल जी। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया गुरमीत, थैंक यू सो मच। सो बात करते हैं दुबई के ऊपर पहले। तो दुबई तो फिर बढ़ गया जैसे वो करते हैं, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में हालात चेंज होंगे? हालात चेंज तो फॉर श्योर होंगे, मुझे बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है। नॉट जस्ट बिकॉज आई एम 11 ईयर्स इन दुबई, कि 11 साल से दुबई में हूँ, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जी वेरी क्लोज टू इंडिया, इंडिया में भी बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है। इट इज़ अ वेरी वेरी टेम्पररी ग्लिच आई वुड से, और बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट यू थिंक। इसको डिटेल में लेके जाते हैं। सप्लाई चेन का इशू है, जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कब से हैं इधर, क्या करते हैं? सो हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं आप। सो आई एम हेमंत कत्याल, मैं दुबई में पिछले 11 साल से हूँ। जी बाय बैकग्राउंड आई एम अ बैंकर। मैं 6 से 7 साल बैंक में था, रिटेल बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देन आई लेफ्ट और हमने धनगार्ड फॉर्म की। धनगार्ड एट फर्स्ट इज अ बैंकिंग कंसल्टिंग कंपनी। ओके उसके बाद हमारी कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। वी हैव आवर ओन कोवर्किंग स्पेसेस, तो हम बहुत सारे कोवर्किंग स्पेसेस अक्रॉस दुबई चलाते हैं। सो या दैट इज अबाउट मी। सो आई सॉ योर वेबसाइट, आपकी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, आप बिजनेस सेटअप से लेके बैंकिंग सर्विसेज जैसे आपने कहा, इवन रियल एस्टेट में और इन्वेस्टमेंट पार्ट भी है आपका, राइट? सो हाउ इट्स गोइंग? इट्स गोइंग परफेक्टली फाइन। तो हम रियल स्टेट में बहुत स्ट्रांगली हैं, बट कमर्शियल रियल स्टेट में हैं, एंड आई थिंक इट्स गोइंग वेरी फाइन। मेरे को मतलब आई एम वेरी स्टेडी। मुझे पता नहीं क्यों ये सवाल किया जा रहा है, या लोग इतने सेंसिटिव क्यों इनसेंसिटिव हो रहे हैं इस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अगर आप देखें कि 28 फरवरी को या 27 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ, जी उससे पहले इट वाज एवरीथिंग वाज सो गुड, बूमिंग, and if I see across the Middle East everything was perfectly fine. Just because two countries are having some disagreements, US and Iran to be very specific, and they are bringing down other countries in the region in their disagreement, that does not mean that we are part of this. हम मानते हैं चलो इस बात को भी, दुबई, UAE या बाकी जो GCC कंट्रीज है, नॉट अ पार्ट ऑफ इट डायरेक्टली, बट इम्पैक्टेड तो हुआ है। एंड उसके भी ज़्यादा जो परसेप्शन चेंज हुआ है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो बात करें अभी जो एकदम लगता नहीं भी हिल चुका है अभी। तो अगर मैं एक एक करके बात करूं, जैसे कि आपने ग्लोबल सप्लाई चेन की बात की, तो जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती है, उसका डिपेंडिंग वो कितनी बड़ी एंटिटी है, उसका असर पूरे वर्ल्ड पे होता है।
जी तो अगर आप आज बोल रहे हो कि यूएई पे इसका इफेक्ट हुआ है इमीडिएटली बिकॉज डायरेक्ट इम्पैक्ट्स ईरान ने यूएई पे किए हैं या मिडल ईस्ट पे किए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप 1 महीना और वेट करें, आप देखेंगे बाकी कंट्रीज पे भी होगा। मैं अभी मेरी जन्मभूमि इंडिया से की बात करूं तो जी वी हैव ऑलरेडी सीन कि एलपीजीज का क्या इशू हो रहा है वहाँ पे बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीइंग टारगेटेड बाय ईरान एज वेल ऑन द शिप्स। तो वो इफेक्ट सब पे होने वाला है। तो जब सब पे इफेक्ट होएगा तो वाई वी आर प्लेसिंग इन मिडल यूएई ओनली एंड टॉकिंग अबाउट इट। अगर मैं सेफ्टी रीजंस की भी बात करूं तो yes, there has been so many missile attacks from Iran, and I would say yes, Dubai is very open to reveal that data as well, that the maximum number of attacks happened is on UAE compared to many other एग्जैक्टली Middle East. But then this data is also true that most of it, or I would say every attack has been intercepted, and whatever has fallen also is mostly debris only. एग्री। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने ये पॉइंट बड़ा अच्छा किया। अभी इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया पे हो रहा है। उसमें इंडिया का नाम लिया आपने। इंडिया में भी पता है हमारे ऑयल रिजर्व बहुत कम है कंपेयर टू चाइना। चाइना के ऑयल रिजर्व 200 डेज प्लस के हैं, राइट। हमारे पास 20 डेज के प्लस के आसपास हैं, राइट। सो अगर वॉर ये लिंगर राउंड होती है तो नेक्स्ट 3-4 वीक्स तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। सो जीडीपी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आई एग्री, बट यूएई की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज दिस यूएई एक्चुअली दुबई दुनिया का आंख का तारा था, राइट। अब तक लास्ट 2 वीक तक एकदम से परसेप्शन इतनी बनी। और आप अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, खासकर सोशल मीडिया की, तो इतने ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं, काइंड ऑफ हेट मॉन्गरिंग वीडियो आ रहे हैं भी दुबई तो फिनिश हो गया, प्रॉपर्टी प्राइस 60-70% गिर जाएंगे, सो यहाँ पे कोई आएगा नहीं, परसेप्शन चेंज होगी। सो व्हाई डोंट यू थिंक वी दे आर राइट? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता राइट। आई मीन क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा से चाहते ही थे कि दुबई उनको भाता ही नहीं था। आई मीन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल बैक व्हेन आई वाज 23 years old talking to me about Canada doing so well, this and that. I don't want to pinpoint any country, बट आई नो व्हाट दुबई हैज़ डन इन 40 years। हम 40 साल में दुबई कहाँ पहुँचा और बाकी कंट्रीज कहाँ रह गई। तो ये सब वो है जो शायद फील कर रहे हैं कि देवर ऑलवेज देयर वाज समथिंग कि यार दुबई इतना प्रोग्रेस कैसे कर गया। दुबई प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ इट्स लीडर्स, एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन द लीडर्स कि जैसे उन्होंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से पता भी नहीं चला और कब बाहर निकाल दिया इन लास्ट 5 years। इफ यू सी कोविड आया था तो द कंट्री विच केम आउट ऑफ कोविड मोस्ट स्ट्रांगली वाज यूएई, देन इंडिया। ऑफ कोर्स आवर numbers from India is also pretty good, but UAE came out very fast। तो जैसे जैसे कोविड जितनी जल्दी यूएई में क्लीन अप हुआ कहीं पे भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने रिसेंटली फ्लड्स भी देखे जो कि रेन वाज नॉट प्रेडिक्टेड कि इतनी हाई सिग्निफिकेंट रेनफॉल हो सकता है। आफ्टर दैट ऑल्सो बीइंग दिस कंट्री विच इज़ लाइक अ डेजर्ट, वहाँ पे भी इतनी बड़ी रेनफॉल का उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया जितना कि एक ऐसी कंट्री में आ सकता था जहाँ पे रेनफॉल बहुत नॉर्मल है। उससे भी बाहर आए। तो आई डोंट सी एनी रीजन कि इस वॉर का, एक टेम्पररी वॉर का कितना लंबा इफेक्ट जा सकता है। Because आपका जो, सॉरी आपको कट करने के लिए, सो बेसिकली जो आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है यहाँ की लीडरशिप का, उसके ऊपर ज्यादा बिलीव है दे विल मैनेज एवरी। भाई जब हम कंपनी की बात करते हैं किसी भी कंपनी की, तो हम फाउंडर पे बैठ लेते हैं, उसके बाद उसकी टीम पे बैठ लेते हैं, right? अगर शिप बहुत बड़ी है या कंपनी बहुत बड़ी है बट उसकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, उसकी टीम अच्छी नहीं है, वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो वो डाउनफॉल करेगी। अगर उसकी लीडरशिप और उसकी टीम में कन्विक्शन है, इंटेंट है और वो कर सकते हैं, तो एनीथिंग कैन टर्न अराउंड। और दिस वाज ऑलरेडी a place which has turned around many times, so this is a temporary glitch, as I am saying again and again. It's perfectly normal. But how can we say it really a temporary glitch? One second, यूएई का जो इन्होंने परसेप्शन बिल्ड किया था, यहाँ की लीडरशिप ने एक विजन देखा था, राइट। भाई फॉरेनर आएंगे यहाँ पे, उनके लिए एक ऐसा माहौल देंगे भाई वो अपना पैसा सब कुछ बेच बांट के यहाँ पे आएंगे और पीसफुली रहेंगे, राइट। वो पीसफुल जो परसेप्शन थी, जहाँ सेफ्टी वाली जो परसेप्शन थी, तो वो कहीं ना कहीं वो जिंक्स एक तरह का टूट गया है, राइट। अगर यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट 90% के आसपास जो रेजिडेंट्स हैं तो दे आर आउटसाइडर, राइट। नंबर 85% लेसे मान लें, तो वही बड़ा पार्ट है इकोनॉमी का। दे ब्रिंग मनी, दे वर्क हियर, राइट। सो आपको नहीं लगता ऑनेस्टली भी उसमें इनफ्लो में प्रॉब्लम आएगी इस इवेंट के बाद?
मुझे लगता है बहुत टेम्पररीली आएगी, अगर आई भी तो। क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक सिंपल सवाल है कि अगर आज ईरान अपना अटैक बंद कर देता है इमीडिएटली, या 3-4 दिन जो भी लेके वो बंद कर देता है, तो व्हाट इज द सेफ्टी कंसर्न? गिव मी वन सेफ्टी कंसर्न। और अगर 10 दिन का जो अटैक चला भी है, 10 से 12 दिन का ऑलरेडी हो गए हैं, उसमें कितनी इंजरीज या कितनी प्रॉब्लम्स सिटीजन्स को आई हैं ऑन ग्राउंड? अब आप fearful, war itself as a word is a very fearful word, right? जी। There has been countries जहाँ पे क्राइम रेट रोड पे इतना ज़्यादा है कि आप निकलते हो तो आपको पता नहीं कि आप रात को जा रहे हो तो आप वापस आ भी पाओगे कि नहीं। यहाँ पे ये टेम्पररी पिछले 10 दिन से है, और जी। वो भी एक कंट्री इज कंटिन्यूसली सेंडिंग मिसाइल्स और whatever you want to put it forward to that, but it is again still temporary. जैसे ही वो बंद हुआ, again it is as safe as it was before. There is no change, right? ओके, अगेन मेरा जो एम्फेसिस है वो परसेप्शन के ऊपर है, जो ठीक है, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। यूएई इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एज लॉन्ग एज इंटरनल सेफ्टी की बात करें, राइट, पर्सनल सेफ्टी की बात करें, बिकॉज इंडिया वगैरह हम उस कंट्री से आते हैं, हमें पता है एवरी 20 मिनट्स वहाँ पे रेप होता है, राइट, जो नंबर्स लाइक वेरी हॉरिफिक नंबर, राइट, बहुत लोग मिसिंग हो जाते हैं। एंड अभी हमारे 2 कैजुअलिटी हुई हैं वॉर में, तो वहाँ पे आई थिंक सूरत में एक पटाखों की फैक्ट्री में आग लगी तो 20 लोग मारे गए, राइट। सो वहाँ पे अलग है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी अलग है, लेकिन एक जो सेफ्टी का जो था भी, मिडल ईस्ट में किसी के साथ इनका कोई पंगा नहीं है, जियोपॉलिटिकली इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई। इनफैक्ट दे वर द बेनिफिशियरी ऑफ द वॉर, राइट। यूक्रेन में वॉर हुई और बाकी जगह पे पहले भी वॉर हुई, तो यूएई में लोग आए, रशिया से बहुत सारे लोग आए। So, do you still believe भाई इसमें कोई डेंट नहीं आएगा and the leadership will No, I think this you made a very important point and thank you for mentioning this, कि जब आप बोलते हो कि हाँ ये बात सही है कि अब तक यूएई बाकी कंट्रीज के इश्यूज की वजह से बेनिफिट करता था ऑन अ सर्टेन परसेंटेज ओनली, वो यूक्रेन की वॉर हो, यूरोप का क्राइम रेट हो, यूएस का टैक्स हो, या किसी और कंट्रीज XYZ, हर कंट्री की प्रॉब्लम्स की वजह से अगर कोई एक कंट्री बेनिफिट करती थी पूरे वर्ल्ड में तो वो यूएई थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम जियोपॉलिटिकली सेफ्टी कंसर्न्स में ले जाएं कि हाँ यूएई पे भी ये हो सकता है, तो येस, आई वुड से येस फॉर श्योर, ये एक डिफरेंशिएशन आएगा। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम ये फोकस करेंगे कि पहले परसेप्शन ये था कि यूएई पे कोई कभी कुछ कर नहीं सकता बिकॉज दे हैव वेरी गुड रिलेशंस विद एवरीवन, ये हमारा परसेप्शन था, ये टूट गया है क्योंकि जब किसी के साथ कुछ ज़्यादा होगा एंड ही विल ड्रैग एवरीवन इन दैट वॉर, तो यूएई भी उसका पार्ट बन जाएगा, तो ये परसेप्शन तो टूट गया। बट इसका एक फ्लिप साइड भी होगा। वो फ्लिप साइड ये होगा कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि अगर ऐसा होने के बाद यूएई क्या करेगा, क्या यूएई अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा? तो आई थिंक उसका आंसर तो हमें मिल गया ना, यूएई इज एबल टू प्रोटेक्ट हिम। सो इफ टुमारो यू फील कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से यूएई के ऊपर भी कुछ हो सकता है, तो देन द सेकंड क्वेश्चन इज यूएई एबल टू प्रोटेक्ट? देन यस। हाँ, ये इसके लिए मैं कहीं ना कहीं एग्री करूंगा, दे डन अ कमेंडेबल जॉब एक्चुअली। मुझे नहीं आइडिया था भाई यूएई के पास इतना डिफेंस स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, राइट, और इतनी नंबर ऑफ मिसाइल्स ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज ऑन दैट फ्रंट, आई एग्री ऑन दैट वन। लेकिन परसेप्शन के हट के हम थोड़ा सा फंडामेंटल की साइड जाते हैं। जो रेवेन्यू आता है यूएई का, राइट, बिकॉज इट्स ऑयल इज स्टिल बिग पार्ट ऑफ इट, ऑफ कोर्स टूरिज्म एंड सर्विस इंडस्ट्री, बाकी चीज़ें चेंज हुई है, रियल इस्टेट, अभी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, तो इसका कितना इम्पैक्ट आपको लगता है? क्योंकि ऑयल ये सेंड नहीं कर पा रहा है, राइट, एंड प्लस जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से जो फूड वगैरह आता है, सब चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाएंगी, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉरेनर बायर्स आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं कम हो रहे हैं। डोंट यू थिंक इकोनॉमी विल हैव वेरी रफ टाइम? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, 1% भी नहीं लगता। पता नहीं क्यों आप कितना भी नेगेटिवली पूछो, मेरे को यूएई का बहुत डीपली लीडरशिप पे इतना ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि 11 साल से जो मैं हिज हाइनेस को देखता हूँ, शेख मोहम्मद को देखता हूँ, अबू धाबी के प्रेसिडेंट को देखता हूँ, तो मैं किसी को भी देखता हूँ, जब उनके बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, उनकी पॉलिसीज 40 साल में कितनी कन्विक्शन के लिए उन्होंने अपने लोगों के लिए
यहाँ की कम्युनिटी के लिए और एक्सपैट के लिए काम किया, तो मुझे 1% भी डाउट नहीं होता है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा, तो रिसेंटली ये आप हेज फंड चलाते हैं, आपको मार्केट्स का पता है, तो उसी से रिलेटेड रिसेंटली मैंने न्यूज़ में देखा है कि जितने भी सॉवरेन वेल्थ फंड थे, जो भी इनका सरप्लस होता था इकोनॉमी का, जो ये बाकी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते थे, बिकॉज वी नो मिडिल ईस्ट कंट्रीज आर ऑलवेज सरप्लस, इकोनॉमी सरप्लस होती है, इंडिया की तरह हम डेफिशिएंट नहीं है। तो उस पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं, तो जो सरप्लस होता था वो सॉवरेन वेल्थ फंड की तरह बाकी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते थे। नाउ दे विल इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी इटसेल्फ, in the nation's benefit, in the defense, and whatever is little bit having losses also will be recovered by their own surplus money. So the surplus is there. तो अब business है, country है, थोड़ी uncertainty होगी, but the point is, do you have the money to infuse? If the question is that, then the answer is yes. I totally agree. इसमें आप जो numbers हैं, मेरे पास number हैं, it's almost 1.3 to 1.4 trillion की वर्थ के जो सॉवरेन बॉन्ड्स इन्होंने जो इन्वेस्ट आउटसाइड ऑफ यूएई की हुई है, राइट, जो ऑयल बेच के ये करते हैं, तो खास करके यूएस में। सो आपका कहना है तो दे ट्राई टू ब्रिंग मनी देयर एंड इन्फ्यूज इन लोकल इकोनॉमी जितनी भी जरूरत पड़ेगी। I don't think so they need to bring as such, but they will not go further and invest more in sovereign wealth funds कि surplus है, but फिर भी they will try to do it here or to the countries which are more nearby. हमारा इंडिया फ्लरिश कर रहा है, they have so many agreements with India, so they would try कि क्या चीज बिजनेस को हेल्प करेगी यूएई में, उस कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, नॉट पैसिव इन्वेस्टमेंट्स इन दी वेल्थ फंड्स। नहीं, अग्री, कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है इनके पास फायर पावर तो बहुत है, पैसा बहुत है, बैकिंग, राइट। सो एंड उसके लिए इनके पास नेगोशिएशन पावर भी है कहीं ना कहीं। यूएस को आई थिंक जीसीसी में दे आर द टॉप इन्वेस्टर यूएस में, अगर सॉवरेन फंड की बात करें। सो लेकिन फिर भी फॉरेन डिमांड वीकनेस आएगी। टूरिस्ट चाहे वो टाइमिंग ही सही, तो 2-4-6 महीने तो कम आएंगे, राइट। एंड उसके बाद हम सिचुएशनल भी चलो डिस्कस करते हैं बाद में कैसे रहेगी। लेकिन अगर सप्लाई चेन ऐसे प्रॉब्लम में रही, डोंट यू थिंक एवरीथिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा? चाहे वो रॉ मटेरियल की बात करें, चाहे हम बिल्डिंग मटेरियल की बात करें, चाहे फूड कॉस्ट बात करें, तो वो एक हर्ट करेगा बहुत बड़े लेवल पे। मुझे लगता है कि अगर 3-6 महीने से ऊपर वॉर चला तो यस, तो वो सिर्फ यूएई को अफेक्ट नहीं करेगा, वो अराउंड द वर्ल्ड सबको अफेक्ट करेगा। क्योंकि जब ग्लोबल सप्लाई चेन इफेक्ट होगी तो हर चीज़ में, अगर यहाँ से ऑयल जाना बंद हो जाएगा तो बाकी कंट्रीज़ में उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, यहाँ पे फूड आना बंद हो जाएगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। तो इफेक्ट तो सबको होने वाला है अगर ये वॉर लंबा चलता है। और ये सिर्फ इस वॉर का नहीं है, आई थिंक एनी वॉर इफ इट इज विद सच बिग एंटिटी इन सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इफेक्ट तो होएगा ही होएगा, बट इट इज़ नॉट कि ओनली यूएई पे इफेक्ट होएगा। चलो हम इसके ऊपर ही हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट सिनेरियो में लगता है भी लेट्स से अगर मार्च में वॉर खत्म हो जाएगी, विद इन 1 मंथ में वॉर खत्म हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में क्या लगता है दुबई की इकॉनमी और दुबई की रियल एस्टेट स्पेसिफिकली कितना ड्रॉप उसमें आप देख रहे हैं? जहाँ लगता है कोई ड्रॉप नहीं आएगा? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ड्रॉप आएगा। अगर ये मार्च में ही वॉर फॉर श्योर खत्म हो जाती है, जो कि मुझे लगता है हो जानी चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई भी ड्रॉप आएगा, क्योंकि एक मार्केट जो है बायर्स और सेलर्स से चलती है, राइट। तो अगर सेलर जो मार्केट का है उसने भी देखा है कि इतने टाइम से उसने होल्ड किया, इतना उसको कैपिटल अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो अगर कोई बायर आके उसको बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ कम में दे दो, ही वुड लाइक टू होल्ड इट, राइट। ही वुड से आप 1 महीना और देख लो, 2 महीना और देख लो, सिचुएशन विल बी more normal, you will get your confidence back. So I don't think so. But Hemant, how the new developers जो इतनी सप्लाई आने वाली है, तो वो कहाँ से लेके आएंगे बायर्स को? They have to reduce the price at some point, right? आई थिंक अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का डिसीजन है या इकोनॉमी लेवल का डिसीजन है, तो मुझे लगता है जो मेजर डेवलपर्स होंगे, द बेस्ट डेवलपर्स, द मेजर डेवलपर्स वुड ट्राई एंड फोकस ओनली दिस टू गिव कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स, नॉट गिव स्पेसिफिकली डिस्काउंट्स ओनली। तो मुझे लगता है वो अपना पूरा वीटो पावर इस चीज़ में यूज़ करेंगे टू गिव द कॉन्फिडेंस in every possible sense, but rather than panicking. Because if you speak about Emaar, which is the biggest real estate company of the world now, I don't think so they have anything to panic about. Or the Mac, or for that matter, many developers who are doing such great business since past 5 years, especially, there is a record boom. तो उनके पास इतने profits, इतने cash flow हैं कि वो आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप छोटे developers की बात करेंगे, बहुत छोटे, maybe who have launched hardly few buildings,
not even projects, I would say, not even, I would say, a master community or something like that. Some buildings, yes, they might get little bit affected, but I don't think so that even average developers would get any issues with this. For 1 month kind of उसमें नहीं आपको लगता है? How about अगर war stays for next 3 to 6 month, so then we are doomed? कोविड स्टेड देयर फॉर 2 years एंड इट वाज वर्स देन दिस. उसमें तो हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो उसमें भी बहुत कुछ डिसरप्ट हुआ था. एंड द अमाउंट ऑफ deaths happened that time is not even comparable, right? Hospitals were full, everything was. Abhi to fir bhi defense systems are able to protect us. So we were not doomed that time. Humanity is not going to be doomed at that time. I mean, if this discussion is going from business to humanity, I would say humans find their evolution or their कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से निकलें और क्या चीज़ हम एडजस्ट करें, विल फाइंड आउट दैट. सो आई डोंट वांट टू यूज अ वर्ड कॉल्ड डूम्ड. I would say yes. No, it would I mean, be in a sense, let's say a price crash, and let's say real estate में what drop? Give me an honest answer. ऑनेस्ट आंसर चाहिए तो यूएई के एम्बेसडर अभी निखिल कामत के साथ बैठे थे. उन्होंने भी बहुत ओपनली बोला, सॉरी आई थिंक राज शवानी के साथ बैठे थे, एंड एन एआई मिनिस्टर ऑफ यूएई आल्सो वाज सिटिंग विद निखिल कामत recently. So he very clearly mentioned Dubai is not ashamed or a little bit thinking about कि हम corrections और इसके बारे में बात नहीं करेंगे. So I would say yes, there will be a correction for sure, and sometimes corrections are good. So yes, there can be a correction, but I think it will be very good for the investors. So corrections are part of a market cycle. Yes, right? yes. Not a big deal. आपने पता नहीं real estate के जो बड़े developer के stocks देखे होंगे आपने, 20-25% they are down, right? So that gives you a indication, give you a sentiments of people, right? So फिजिकल रियल स्टेट में वो रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है, और रिफ्लेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. 25% आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना बी डाउन. द रीजन इट्स डिपेंड विद सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है, जो मेरा व्यू है, राइट. मुझे लगता है अभी अगर 1 महीना भी वॉर चलती है तो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा, खास करके जो न्यू डेवलपमेंट जो आ रही हैं, जो सप्लाई आ रही हैं, उसमें शायद उतने बायर ढूंढने इतना इस मार्केट में उतना इजी नहीं होगा, क्योंकि जो एक बार लेफ्ट आउट हो चले गए हैं बाहर, जहाँ परसेप्शन टूटी है जिनकी, सो दे माइट रिकन्सिडर. मेरे अपने भी कुछ क्लाइंट हैं जिनके हम ऑलमोस्ट डील डन करने वाले थे, एंड दे बैक्ड आउट, दे से विल रिकन्सिडर लेटर ऑन, राइट. सो एक तो उस केस में भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो स्लो डाउन आएगा, प्राइस ड्रॉप में ज़्यादा नहीं आएगा. लेकिन अगर 3 month to 6 month जो मेरा एनालिसिस है, अगर वॉर रहती है, सो इट्स ईजी बिकॉज प्राइस आर ऑलरेडी अप्रिशिएटेड लॉट. सो 25% काइंड ऑफ करेक्शन इज नॉर्मल इन एनी रियल एस्टेट. हम हमारे मैं एक चीज़ बोलूँगा इसमें, अगेन अदर देन बिजनेस, इट्स बीन 11 years आई एम इन दुबई. दुबई में हर साल बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं जी. Those who come with conviction, those who believe in the leadership, those who believe in Dubai and UAE, they tend to remain. And I think the leadership also knows that not every investor can be given a full confidence कि वो यहाँ पे रह ही रहे. This is somebody's individual choice as well. So people who backed out in your circle as well, और कुछ और जो investors background किए होंगे, I think there was a conviction gap as well. If we look at the history, there is no reason to doubt about UAE. तो अगर कन्विक्शन की पहले ही कमी थी तो शायद वो अभी चले गए या 6 महीने बाद चले जाते, मे बी वो एक प्रॉपर्टी बाय करके फिर चले जाते. सो आई मीन आई डोंट थिंक सो लीडरशिप विल लुक एट सच लेवल्स कि हाँ जो 6 महीने बाद जाने वाले थे, 1 साल बाद जाने वाले थे. यू हैव टू हैव कन्विक्शन. सो ये जो ऑप्टिमिज्म है जो दुबई रेजिडेंट का, जैसे आप लोग हैं, दे कम्प्लीटली टॉक डिफरेंटली देन द इंटरनेशनल मीडिया सेइंग. जैसे मैं आपसे बात की और लोग लोकल रेजिडेंट दे बिलीव द सेम वे. it's a small problem, will be bounce back very quickly, है ना. तो सबका यही है. So ये conviction कहाँ से आती है आपको? Because you lived here for so long or what? Because we have lived here and we have lived the confidence, the dream, the policies, the process of this country. So we have not lived here just 11 years हमने निकाले नहीं है, हमने वो feel किया है. हमने अपने बिजनेसेस उस बेस के ऊपर, उस फंडामेंटल्स के ऊपर बिलीव करके खड़े किए हैं. अगर मैं अपने कोवर्किंग की स्पेस की भी बात करूं तो वी आर रनिंग एट 100% ऑक्यूपेंसी. और मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 दिन में जब ये हुआ है तो हमें कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाई देगा. लॉन्ग टर्म में हाँ, कुछ बिजनेस ओनर्स शायद
यूज कर सकते हैं इस चीज को. अभी मैं मार्केट की इस चीज को बोलना नहीं चाहूंगा, बट देर आर सम बिजनेसेस हु वुड लाइक टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस सिचुएशन जी. ऑल्सो, बट दैट इज नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल्स ऑफ यूएई. कुछ लोग जो पेमेंट के लिए पहले इशू करते थे वो अब इस चीज का यूज करके शायद और करेंगे, बट देन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ यूएई, दिस इज द प्रॉब्लम साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर एंड द बिजनेस ओनर्स. So I don't see that as my fundamental to compare what is going to happen in long term. I feel the economy is good, leadership is good, and will bounce back very soon. सो आपका क्या मानना है अभी? देन इट्स रियली अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट अगर आपको थोड़ी करेक्शन मिलती है 10-20%. व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम यू थिंक वी यार ये राइट पॉइंट है 10% की करेक्शन के बाद 20 या 30% भी डाल दो आप सारा पैसा? व्हाट इज योर लेवल? तो मैं पहले आपके 25% वाले का जवाब दूंगा बिकॉज आई मिस्ड इट, देन आई विल टेल यू कि क्या टाइमिंग हम मार्केट कर सकते हैं, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड एज वेल. तो जो 25% की आपने बात की कि स्टॉक्स डाउन है, जब इंडिया पाकिस्तान का या कोई भी वॉर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बिकॉज द स्टॉक मार्केट्स आर द मोस्ट लिक्विड एसेट क्लास, तो सबसे पहले इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकाल लेता है क्योंकि वो सोचता है कि कोई ऐसा इशू तो है नहीं, निकालूंगा जैसी मार्केट डाउन जाएगी फिर से बाय कर लूंगा. बट इन रियल स्टेट मार्केट्स एंड अदर एसेट क्लासेस इट्स नॉट दैट इजी. आपने एक बार निकाला तो यू विल नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी बैक. सो वी कैन नॉट कंपेयर अ स्टॉक मार्केट विद द रियल ऑन ग्राउंड रियल स्टेट मार्केट. तो अगर वहाँ 25% दिख रहा है तो मे बी ऑन ग्राउंड इट विल बी 2 to 5%. बट अगर मैं 2 to 5% की बात करूँ तो उतने छोटे रिटर्न के लिए कोई इन्वेस्टर सोचेगा नहीं. अगर आज मेरी प्रॉपर्टी है, आई हैव प्रॉपर्टीज इन यूएई, अगर मेरी प्रॉपर्टी है 2 से 5% गिर गई तो क्या मैं बेच दूंगा? मतलब एज अ इन्वेस्टर, एज अ बिजनेस ओनर, क्या मेरे पास इतना कैश फ्लो नहीं है कि 2 से 5% के इफेक्ट की वजह से मुझे सोचना पड़ेगा? आई वुड रादर फोकस कि यार ये टाइम अच्छा है, अगर मेरे पास कैश फ्लो आई वुड बाय. सो इट इज कंप्लीटली समवंस ओन डिसीजन. अगर उसके पास कैश फ्लो है तो आई थिंक दिस इज द टाइम एज वेल. अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो मैं रिजवान साजन द डैन्यू फाउंडर की एक बात करूंगा क्योंकि वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं स्टिक हो जाती है. आई लाइक टू वॉच द इंटरव्यूज ऑफ अ ग्रेट फाउंडर्स. तो एक बार रिजवान साजन बता रहे थे दैट ही वाज डूइंग अ विला डील विद समवन. तो ही प्रपोज आई थिंक 10 million. The guy said no, I will give it on 11 million only. Rizwan Sajan left that deal just because of 1 million. So he told within 1 year or something that villa went up to 25 million or maybe 30 million. सो आई थिंक जो लोग टाइम करने की कोशिश करेंगे मार्केट को कभी भी, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या रियल स्टेट मार्केट हो, आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू टाइम इट बिकॉज देयर नो स्पेसिफिक टाइमिंग फॉर द मार्केट. यू जस्ट नीड टू सी द वैल्यू ऑफ द मार्केट. तो अगर 1 महीने बाद भी दुबई की मार्केट एक्सपेंसिव है देन यू नीड टू वेट. इफ यू थिंक द मार्केट हैज ऑलरेडी प्राइस्ड इन देन यू कैन स्टार्ट नाउ ऑल्सो. या रियल स्टेट तो वैसे भी लॉन्ग टर्म गेम है. Exactly. दिस इज इसमें शॉर्ट टर्म जो साइकिल्स होते हैं दे आर गुड, दे आर अपॉर्चुनिटी जो हमने देखा है एज ए इन्वेस्टर, राइट? चाहे इक्विटी मार्केट है चाहे रियल एस्टेट मार्केट है, अगर ऐसी न्यूज़ बेस्ड जो गिरावट होती है दे ऑलवेज टेंड टू बी गुड, राइट? बट आपको नहीं लगता भी एज अ फंडामेंटल चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पूरा गल्फ कंट्रीज़ को लेके, यूएई को लेके, तो जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रह सकता है 5 से 10 साल के प्रोस्पेक्ट में लिए? क्योंकि रियल एस्टेट बाय करता है तो उसने 1 साल के लिए तो करना नहीं है, राइट? खासकर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, दे थिंक अबाउट भी हम रिटायर होंगे तो जाएंगे 5 साल 10 साल बाद रहेंगे. सो व्हाट यू सी समबडीज हैव अ 5 year or 10 year kind of prospects, so Dubai is still investable and this price? तो मैं स्पेसिफिकली गल्फ कंट्रीज के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता. आई एम नॉट एक्सपर्ट स्पीकिंग अबाउट द ऑल ऑफ द गल्फ कंट्रीज. आई वुड ऑलवेज स्पीक अबाउट यूएई एंड दुबई स्पेसिफिकली. तो अगर मैं दुबई की बात करूंगा तो मैं बहुत ओपनली बोलूंगा कि इवन बिफोर द वॉर, when people were buying left, right, center property in UAE, there are specific areas which are highly overpriced. There are specific areas which are affordable and there are specifically some areas जो कि ओकेश चल रहे हैं. तो मुझे लगता है वो अभी भी हैं, वो कल भी रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे. सो एनी इन्वेस्टर हैज़ टू बी माइंडफुल इनफ कि उसे क्या बाय करना है. तो उसका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो भी है, अगर वो उसको सही गाइड कर रहा है, ही इज डूइंग द राइट रिसर्च, तो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज हमेशा ही. सो इट्स अ डील पिकिंग मार्केट. जैसे हम कहते हैं स्टॉक पिकिंग मार्केट होती है. लाइक आपका बेयर मार्केट में भी अच्छे स्टॉक होते हैं, आपके बुल मार्केट में भी आपको ऑप्शन मिल जाती है, राइट? सो यू हैव टू नो व्हाट यू. तो दैट बुल रन आई वुड से कि जिसमें सब कुछ ही ऊपर जाएगा, वो अभी 1-2 महीने के लिए नहीं है कि आप कुछ भी ले लो एंड यू विल एक्सपेक्ट दैट यू विल हैव अ ग्रेट रिटर्न. यू नीड टू पिक एंड चूज योर डील्स वेरी केयरफुली.
बट जो यहाँ पे कैश फ्लो आता था प्रॉपर्टी में, रेंटल यील्ड आती थी, वो एक बड़ा अट्रैक्टिव रहती है इन्वेस्टर के लिए भी। हमने चलो एक्स अमाउंट ऑफ पे किया तो हमें 5, 6, 7%, 8% तक रेंटल यील्ड आती है यहाँ पे। सो अगर वो नए लोग नहीं आएंगे या कम आएंगे, तो टूरिस्ट कम आएंगे, तो वो जो पॉपुलेशन का इनका एजेंडा है डबल करने का या 1.5 गुना करने का, राइट? सो डोंट यू थिंक दैट विल बी हिंडर्ड आफ्टर दिस सिचुएशन? As I said, if the war continues for 3 to 6 months, then there is a point of discussing this. 10 दिन की war से 40 साल की country की history judge नहीं की जा सकती. So I cannot predict future. I think nobody can predict that future. So this would be better answered after 6 months. So the reason I'm asking, your social media पे जो चीज़ें चल रही है ना, this is another level. तो लोग कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वाले खास करके 60 to 70% क्रैश आएगा दुबई में। Do you agree? मेरे को तो लगता है कि अगर आप देखो तो सोशल मीडिया पे सारे इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, सब बहुत सक्सेसफुल लोग बैठे हैं जो सब प्रेडिक्ट कर सकते हैं. दे आर एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर द बेस्ट इकोनॉमिस्ट. I don't consider social media to be my fundamental thing. Why this इतना हेट क्यों है दुबई के लिए? भाई उनको अपनी दुकान चलानी है तो जो भी ट्रेंडिंग है उस पे उन्हें बोलना है. उन्हें पता है नहीं पता है, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उनको कितना फंडामेंटल पता है. मतलब दे हैव टू जस्ट कम अप, शो अप ऑन द कैमरा एवरी डे जस्ट टू पोस्ट समथिंग. दैट डज नॉट मीन दे आर द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट, राइट? सो बेसिकली इट्स जस्ट अ हेट मॉन्गरिंग. और मुझे लगता है अभी 99% उन्होंने कभी दुबई में इन्वेस्ट भी नहीं किया. I think this is more to make the algorithms happy. Just because you have to post something, you will post anything. और दुबई एक्चुअली वो उसका नाम दिखता है, दैट इज द रीजन. Yes. सो जब कोई कहता है यार अब जो फॉरेन इन्वेस्टर वो कभी आएंगे नहीं बिकॉज दुबई इज नॉट सेफ एनीमोर, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? Then I will not name the countries. I would say there are many countries where the crime rate is on a daily basis at least 100x of what UAE has. And I think the investors who are millionaires who have taken this decision already knew. उनको हमसे बहुत ज़्यादा पता था. तो if I have to take clue from that, if those billionaires have also done mistake and you think being influencer or just having little bit of data and you're taking this decision, so I don't know on what basis you're taking that decision. I would rather take clues on those expert proven people who have trusted this country. Yeah, actually it's also depends on a situation कैसे अनफोल्ड होती है, वॉर कब तक चलती है, राइट? इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. लेकिन एक क्वेश्चन और जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा है, कहते दुबई कैन नॉट प्रोटेक्ट अपने आप को बहुत लंबे समय तक नहीं, बिकॉज उनका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है. भाई अगर वॉर लॉन्ग चलती है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो आपको क्या लगता है? मैं एक्सपर्ट, आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग रिलेटेड टू व्हाट आई डोंट नो डीपली. तो मैं ये नहीं कह सकता कि कितने टाइम तक प्रोटेक्ट की जो साइकोलॉजी लोग डाल रहे हैं. बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि यूएई प्लान्स एवरीथिंग वेरी डीपली. तो अगर हम आज की बात करें कि उनके पास शायद इतनी मिसाइल, एयर डिफेंस प्रोटेक्शन मिसाइल्स नहीं होंगी, दे विल बी हैविंग अ डेफिनेट प्लान. मैं जब 3 साल पहले किसी के साथ बैठा था तो ही वॉज वर्किंग इन आई थिंक सम बिग फोर. सो ही वॉज टेलिंग मी दैट द कंट्री यूएई हैज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इटसेल्फ फॉर द बंकर्स, फॉर फूड शेल्टर्स, फॉर एवरीथिंग विच a disaster place requires to be or a war place requires to be. This country is always ahead than many countries, at least 10 to 20 years in terms of planning things. So I am sure they must have planned this, and when the time will come, they will show it. So you are sure, you are confident about it. एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे चलती है भी, जहाँ के लोग इसलिए दुबई के फेवर में बोलते हैं बिकॉज देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो बिकॉज वो डरते हैं अगर आपने यहाँ की लीडरशिप के या दुबई के अगेंस्ट कुछ भी बोला, सो आपको वो बड़ी सज़ा देंगे या हम डिपोर्ट कर देंगे. सो व्हाट यू से? नहीं, इस पे मैं एग्री करता हूँ. ये एक परसेप्शन है लोगों का और मैं इस चीज़ पे उनको उतना चैलेंज नहीं करूँगा क्योंकि वो एक अलग तरीके से देख रहे हैं. कंट्री में इस चीज़ का रेगुलेशंस बहुत स्ट्रांगली है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते.
ये बहुत सही चीज़ भी है। अगर आप बाकी कंट्रीज में देखें तो जो चैनल्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टीआरपीज दे वुड ट्राई टू स्प्रेड सो मच ऑफ न्यूज़, तो वो बहुत कंट्रोल्ड, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ है। इफ़ आई कैन कॉपी दैट टू माई कंट्री एज वेल, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन्स यू कैन स्पीक एनीथिंग, क्रिएट पैनिक आउट ऑफ इट, तो वो बहुत सही चीज़ है। बट ऑन ग्राउंड, जैसे कि मैंने आज ही इस पॉडकास्ट में बोला कि येस देयर कैन बी अ करेक्शन। आई हैव स्पोकन वेरी मच ओपनली। मैं 11 साल से इस कंट्री में हूँ, मैंने हमेशा एक चीज़ बहुत मेंशन की है, आई वाज इन एमरेट्स इस्लामिक बैंक विच इज़ एन इस्लामिक बैंक। सो 11 साल यहाँ पे रह के मुझे कभी ऐसा भी फील नहीं हुआ कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगता है। बट येस, दिस इज़ अ कंट्री वेर यू हैव टू फॉलो रेगुलेशंस, यू हैव टू फॉलो द लॉ, एवरीथिंग रन्स विद अ प्रॉपर लॉ, तो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड। सो फेक न्यूज़ आप ऑफ कोर्स इस कंट्री में नहीं दे सकते। जो हमारे तो प्राइम जो मीडिया है खासकर इंडिया में, हमें पता ही है क्या उसका लेवल है, राइट? सो दैट इज़ गुड थिंग। तो आप मिसलीड इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते चाहे किसी भी प्रोफेशन में, दीज आर गुड थिंग। बट क्या आप ओपिनियन ओपनली दे सकते हैं? जैसे अगर आज मैं कहता हूँ भी मुझे लगता है अभी अगर वॉर 3 मंथ रहती तो प्राइस प्रॉपर्टी के शायद 20% डाउन हो जाएंगे, तो विल आई बी पीनलाइज्ड? क्या कहते No, I don't think so at all. I don't think so at all that will be penalized. अगर आप उसको किसी डेटा से बैक कर दोगे जो कि डेटा गलत है, तो फिर यू कैन बी penalized because you are giving a wrong data, right? आप बोल दो कि पिछले 40 साल में दुबई में 3 बार क्रैश आया है, जो कि नहीं है, that is why the next crash is about to come, that's a wrong data. So you have to distinguish. You cannot give wrong advice, wrong data and wrong information. You can give your opinions. Okay. Yes, that's fine. अब थोड़ा सा डीप में जाते हैं इसमें। लेट्स से वॉर एंड हो गई, वॉर एंड हो जाती है कुछ टाइम के बाद, क्या लगता है अभी जो पैराडाइम शिफ्ट हमने पहले बात की, पूरी जीसीसी कंट्रीज जहाँ दुबई में आएगा इस वॉर के बाद, कोई बड़ी पॉलिसी चेंज आपको लगता है अभी होएगी? इकोनॉमिक क्वेश्चन है थोड़ा, दिल बी स्टे अवे फ्रॉम अमेरिका या कुछ और ढूंढेंगे? बिकॉज समहाउ वी सीन दिस, हमें इस वॉर में नहीं होना चाहिए था, तो दुबई को, यूएई को नहीं होना चाहिए जो इम्पोज किया गया बिकॉज बीइंग फ्रेंड विद अमेरिका। सो आपको लगता है कोई वो इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिसी रीथिंक होगी? मुझे लगता है डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिसी, कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई डीप एनालिसिस यूएई करेगा, एंड दैट इज व्हाट ग्रेट कंट्रीज और ग्रेट कंपनीज डू, कि जब भी कुछ ऐसा हुआ है तो दे हैव फोकस्ड व्हाट एग्जैक्टली कुड बी डन बेटर, तो दे विल डेफिनेटली। ये वो नहीं है कि प्रॉब्लम आई कल ठीक हो गई और हमने उसके बारे में सोचा नहीं। तो जब ये बारिश भी हुई थी, द रेनफॉल हैपेंड, देन इमीडिएटली आई थिंक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट $50 बिलियन का ड्रेनेज सिस्टम बनाने का न्यूज़ आ गई थी। सो एवरी टाइम समथिंग हैपन्स, दे विल गो डीपली एनालाइज इट एंड मेक श्योर दैट इट इज 100% करेक्टेड एंड द प्लान्स आर मेड एज पर दैट। सो आई थिंक दैट्स गुड, एंड इफ दैट हैपेंस विल बी वेलकमिंग दैट चेंज एज वेल। क्योंकि ये बड़ा जियोपॉलिटिकल हम पॉलिसी की बात करें, यू एंड मी प्रॉब्ली डोंट नो, बट जैसे परसेप्शन होती है किसी कंट्री को अपने आप को सेव करने के लिए, जैसे हम बात करते हैं भी यूरोप ने शिफ्ट किया है अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी, जो यूएस के अलाइज थे, क्योंकि यूएस इज़ नॉट रियली केटरिंग देयर नीड्स, राइट? तो उन्होंने इंडिया के साथ डील की। कनाडा इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू गो टू चाइना और इंडिया, राइट? सो मिडल ईस्ट, probably you think they'll also explore other options? If you're asking in that terms, so there is already a global shift of power from US towards East, yeah. more of, yes, east की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो that is definitely going to happen. Again, that will be good for us, because if I see कि अब बहुत ज़्यादा, मतलब I feel कि बहुत ज़्यादा centric था world towards US, everything was US dependent, तो इट्स नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर द कंपनी दैट यूर, जैसे हम कंपनी में बात करते हैं रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क या पीपल कंसंट्रेशन रिस्क, सो इफ देयर इज अ ग्लोबल पावर सेंट्रिक रिस्क भी थी, सो दैट हैज टू बी, अगर लेट्स से दे लीन मोर टुवर्ड्स चाइना और इंडिया जो बड़ी इमर्जिंग पावर है, सो क्या जो यूरोपियन इन्वेस्टर हैं या अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, सो they'll be comfortable coming to Dubai? I think definitely, because if you see in UAE, there is not much American investors, very less US investors, because again the difference between the area कि हम कितना दूर है वहाँ से, mostly UAE में Chinese investors होते हैं,
रशियन इन्वेस्टर्स होते हैं, यूरोपियन इन्वेस्टर्स होते हैं, एंड द मैक्सिमम एज वी नो इज इंडियन इन्वेस्टर्स. सो इफ टुमारो दिस डिसीजन ऑफ लिटिल बिट ऑफ लाइंग टूवर्ड्स ईस्टर्न countries will be there, I think that will be fine. एक पॉलिसी चेंज का मुझे जो लगता है अभी there'll be more spending on defense going forward. तो उसका repercussion में आपको लगता है अभी जो फोकस है, जो शिफ्ट हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, जिसके लिए दुबई इज वेल नोन, राइट? यहाँ पे नई मेट्रोज, नए एयरपोर्ट, मतलब हर कोई चीज़ में बड़ा चढ़ा के चीज़ें करते हैं, तो वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है. आपको नहीं लगता अभी उसमें शिफ्ट आएगा? मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पता नहीं, बट यूएस और कुछ ऐसी कंट्रीज, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसकी वजह से फर्क आएगा. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, दे आर इन्वेस्टिंग सरप्लस मनी टू डिफरेंट कंट्रीज. अब वो वहाँ पे सरप्लस इन्वेस्ट करना बंद करेंगे, तो जो यूएस से president came, took I think $100 billion something from the whole Middle East, not even 100 million, 100 billion. He has taken a commitment of $500 billion from the overall GCC to be invested in US. If this happens, then GCC is not going to invest. UAE is not going to invest in US or any other country for that matter. They will focus their surplus to be reinvested in money their will be own spent countries. more here, and आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्रोथ है उस पे कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, because again they had so much money to invest in different countries' infrastructure as a wealth fund. They will not focus that. They will bring the money back डिफेंस to की the country. स्पेंडिंग में तो डेफिनेटली मुझे लगता है इजाफा होगा. Oh, that is for sure. We have seen how Europe has geared up after the war. India is buying so much of weapons. So that is there. That is what I think we call Atmanirbharta. Yeah, we are trying to be, we have to be on ourselves. हम लोग NATO पे नहीं रह सकते, हम लोग US पे नहीं रह सकते. So I think that's fine, right? Anyways, they must be paying some royalties or something. So it's better to spend on your own country defense. और क्या लगता है अभी पॉलिसी चेंज में नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आप डू यू सी समथिंग न्यू इंसेंटिव कमिंग फॉर इमिग्रेंट्स, मे बी इजी वीजा और सम काइंड ऑफ मे बी longer term visa or PR option or something? Can they announce? No, I cannot predict that, but I would just एक तुक्का लगाते हैं चलो. मुझे बस यही लगता है कि UAE is doing every day night something or the other thing for the community of UAE. तो जैसे हमारा ये रियल एस्टेट बूम हुआ, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स थे. किसी एक वेरिएबल के हिसाब से मार्केट नहीं बढ़ती, इकोनॉमी नहीं बढ़ती है. कि रशिया यूक्रेन का वॉर है इसीलिए UAE अच्छा कर रहा है, या कोई और रीज़न है. तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं. तो रियल एस्टेट में फर्स्ट होम बायर्स की जो एक स्कीम निकाली कंट्री ने, कि जितने भी UAE के रेजिडेंट्स हैं, फर्स्ट होम बायर्स हैं, वो बाय करें प्रॉपर्टीज़ को. उस वजह से भी बहुत बड़ा रियल एस्टेट में बूम आया है UAE में. तो आई थिंक दे वुड कंटिन्यू टू फोकस the people who are golden inside visa the was country. one of the key points. Golden, again, these are all variables. हाँ, So जो multiple इसके लिए variables came together to create this boom. These are the offers जो दूसरी कंट्रीज बहुत कम देती है. बहुत सारी कंट्री में आप इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते एज ए फॉरेनर, राइट? Yes. इवन इंडिया में क्या हम पंजाब वाले हिमाचल में जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट? इतना रेगुलेटेड है, स्ट्रिक्ट है. तो दुबई इज काइंड ऑफ वेलकमिंग एवरीवन, भी आओ रहो, आप गोल्डन वीजा लो, राइट? सो वो एक बड़ा शिफ्ट था. तो आपको लगता है भी ऐसी कोई चीज़ और ऐड कर सकते हैं जो एक और लुक्रेटिव बना दें? मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ ऐड करेंगे, एक नहीं. और वो बिल्कुल भी इसलिए नहीं होगा बिकॉज दे वांट टू ओवरकम द वॉर पर्सपेक्टिव. दिस इज देयर माइंडसेट. दे, व्हेन आई वाज सिटिंग, अगेन माय पॉडकास्ट इज विद हिज एक्सीलेंसी ऑफ अजमान फ्री जोन. तो जब मैं उनसे भी बात करता हूँ, so how they present, their goal is to create a pathway, a platform for the investors to come here and flourish. So their fundamentals are very clear. They want to create that culture and business environment where everyone can flourish. So that will remain always the fundamental. So एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, हमारे जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं कनाडा US वाले, तो एक कंसर्न उनका ये होता है भी हमारे पास यार वहाँ पे क्या राइट है, हमने प्रॉपर्टी बाय की, हमें लॉन्ग टर्म तो रह ही नहीं सकते, वी हैव टू रीन्यू द वीज़ा, राइट? सो उनके लिए उनको ये डर लगता रहता है भी कहीं ना किसी पॉइंट पे आके वो कह दें भी आप जाओ तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा. सो या फिर उनको श्योरिटी नहीं होती, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है, राइट? सो उसके लिए आपको लगता नहीं है दुबई को कुछ करना चाहिए? ठीक है, आप वो बेनिफिट ना दो, एक जैसे ग्रीन कार्ड है या PR है, ऐसा कुछ कर देना चाहिए भी. ठीक है, एमिरेट्स वाले बेनिफिट नहीं है, लेकिन यू कैन स्टे हियर, यू कैन डाई हियर
यू नो, तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को जाना पड़ता है, राइट, ऑन लेटर स्टेज ऑफ, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? तो मुझे उसका ये लगता है कि जितने भी बिलीनियर्स हैं, इंडियन बिलीनियर्स हैं या यूरोप के बिलीनियर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं, उन्होंने क्या सोच के किया होगा? आई मीन दिस इज अ पॉइंट वेर आई वुड से कि जो भी ऐसा सोच रहा है ना, he should look into the law. So there are many things which are already there and which will keep on coming. तो अगर मैं लॉ की बात करूँ तो विल्स आप बना सकते हो अपनी फैमिली के लिए, आप पीओएस बना सकते हो। आपको कभी भी अगर ये वीज़ा पर्सपेक्टिव में बोला है तब भी आपके पास रेगुलेशंस हैं, दुबई कोर्ट्स है, लॉ है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर, यू हैव ऑल दोज थिंग्स, राइट। अगर मैं काफ़ी कंट्रीज़ की बात करूँ वहाँ तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो जाती है, तो अगर वहाँ का आप सिटीजन भी हो then also you are in problem, then it is better not to be citizen but have a law to protect you. So the laws are there to protect investors. चलो वो तो प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन की बात होगी। जैसे अगर कोई बंदा 40 साल इस कंट्री में बिताता है, राइट, जैसे 40 साल किसी ने कनाडा यूएस में काम किया, तो उसको एक सिस्टम का पार्ट होता है, दे कैन स्टे देयर, वेलफेयर भी होता है, सब कुछ होता है। सो व्हाट दे गेट हियर आफ्टर 30-40 इयर्स, डोंट दे से भी आप अभी हो गए 60, रिटायरमेंट हो गए तो यू गो बैक टू योर कंट्री? देखो उस चीज़ में मैं एक बहुत सिंपल चीज़ से बोलूँगा, एज अ ह्यूमन यू हैव टू, और अ पर्सन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू साइनिंग अप फॉर। तो आप किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हो? आपको कनाडा में जाके एक कंफर्टेबल लेड बैक ज़िंदगी जीनी है जिसमें आप 40% टैक्स भर रहे हो और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, देन ओके। बट इफ़ यू आर कमिंग टू यूएई, एज हिज हाइनेस सेज ऑलवेज, you have to be a lion or a gazelle. You have to come, run, make money, make wealth and literally work for the country and for yourself. तो यहाँ पे बहुत फंडा बहुत क्लियर है that we want highly ambitious people to work around. तो जब आप दुबई आ रहे हो तो इस क्लैरिटी के साथ ही आते हो that you want to do something great in your life, not retire great in your life. I mean retire great if you do great already in your life, but आप retirement perspective से आ रहे हो तो I don't think so this country is specifically for you if that is the scope. बट अगर आप सही में करियर और सही में बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बनाने आ रहे हो एंड दैट इज योर गोल, देन आई वुड से दिस कंट्री इज द बेस्ट फॉर दैट। ओके, इट्स मोर लाइक फॉर यंग पीपल कंट्री, हम इस हिसाब से कहें यंग पीपल, या फिर इफ यू वांट टू डू वेल्थ प्रोटेक्शन टू ब्रिंग योर एसेट्स हियर। बट इफ यू से कि मैं 60 इयर्स यहाँ रहा, 30 इयर्स में यहाँ रहा और उसके बाद की कुछ पर्क्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक पर्क्स की, ओके, इतना बंदा कर लेगा, जोड़ लेगा, लेकिन उसने अपने बच्चों के पास तो रहना है ना, अगर उसके बच्चे यहाँ पे वेल सेटल्ड एंड ऑल, सो डोंट दे हैव टू लीव आफ्टर 60 or 70, लाइक अगर इफ दे आर नॉट वर्किंग, इफ दे आर नॉट वर्क वीजा? नो, यू हैव टू हैव सम टाइप ऑफ वीजा। अब वो गोल्डन वीजा हो सकता है, इन्वेस्टर वीजा हो सकता है आपके। अगर आप उस पर्सपेक्टिव में पूछे तो यू कैन स्पॉन्सर, द चिल्ड्रंस कैन स्पॉन्सर देयर फैमिलीज एज वेल, so they can stay here in terms of staying. Yes, if you say there is no one here, I don't want to work here, उस स्कोप में मैंने आपको आंसर किया। बट अगर आप स्पॉन्सरशिप में या रहने के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो, देन या देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वीजा नाउअडेज। देयर इज ब्लू वीजा, मल्टी एंट्री विजिट वीजा, सो ऐसे बहुत सारी चीजें। I thought in terms of ambition you're asking the question. No, the welfare is totally, it's a western thing, वो भी आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, right? So इंडिया वगैरह कंट्रीज में कौन सा वेलफेयर मिलता है? पीपल अरेंज देयर ओन रिटायरमेंट सेविंग, दैट्स फाइन। सो लोगों को ये रहता भी यार हम जब तक वर्क वीजा पे हैं तो है, उसके बाद क्या होगा, राइट? एक क्वेश्चन था। बट एनीवे, थैंक यू सो मच, बहुत वंडरफुल इंटरव्यू रहा हमारा। लास्ट में 2-3 क्वेश्चन मैं रैपिड फायर में आपको पूछना चाहता हूँ। तो I know the answer kind of thing, but still I'll ask, if you have 1 million today to invest somewhere, which country would you like to invest? India, US, China or Dubai? Of course Dubai. Of course Dubai. No chance to invest anywhere else. Don't you think India or China, they are growing better than Dubai? चाइना की नहीं, मैं अब किसी, पहली बात तो मेरी एक्सपर्टीज भी है दुबई और इंडिया दोनों के पर्सपेक्टिव में, बट स्टिल आई वुड चूज दुबई ओनली। ओके, सो व्हाट आर योर फेवरेट एरिया इन दुबई? अगर इन्वेस्ट करना आप उसमें, डाउनटाउन, क्रीक, मरीना, साउथ दुबई, इस part of as an individual I'm an investor who likes to have a guaranteed ROI perspective thing. तो फिर मैं मरीना, टूरिस्ट एरियाज पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं बिजनेस एरियाज पे ज़्यादा फोकस करूँगा। सो माय बेट वुड बी अल्बर्शा और बिजनेस बे, डाउनटाउन, which is in terms of commercial as well.
कमर्शियल की बात कर रहे हैं, Yes. तो रेजिडेंशियल में आपने रहने के लिए अगर रहना आज अगर की डेट मुझे में रहने के लिए करना है तो आई वुड फोकस एक्सपो एज एरिया, जेवीसी, ऑल दैट एरिया आई वुड फोकस. दे आर गुड टू लिव एंड ग्रोथ भी अच्छी होगी, Yes. राइट? सो अगर अदर देन दुबई, जैसे इफ यू इन्वेस्ट इन अदर एमिरेट्स, सो कौन सा एमिरेट्स आप चूज करेंगे? आप रैंकिंग देना मुझे, रसल खेमा, शारजा, दुबई, अजमन या एनी अदर बेस्ट. अगर दुबई में नहीं आपको ऑप्शन है, कहीं और करना है, तो दुबई के बाद आई थिंक आई वुड गो द वे सिटीज गो. तो सेकंड वुड बी शारजा, देन अजमान, देन उमल क्वेन, देन रासल खेमा. नॉट अबू धाबी? Or maybe Ras Al Khaimah before, and then because I was going this way, Abu Dhabi, because I would like to be going towards Northern, so I would go this way better, not this way. And this is purely from the perspective of the expertise, because I have been more working towards this area. So Abu Dhabi is even expensive than most other Emirates, right? No, if expensive है थोड़ा, but again, if somebody has expertise in that market, he can try. My expertise is toward Northern Emirates more. All right. So give me the 3 reasons क्यों लोग दुबई में आए यहाँ पे और यहाँ पे आके रहें. What are the 3 main reasons? ओके, तो नंबर 1 रीजन तो जो हमेशा से रहा है और रहेगा, सेफ्टी. सी व्हेन अभी अगर हम वॉर की बात करें तो सबके दिमाग में प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? सेफ्टी, राइट? जी. अनसर्टनिटी कि कल क्या होगा, मैं घर से निकलूंगा तो वापस पहुंचूंगा कि नहीं. तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में 365 डेज ये रहता है. इस कंट्री में 3 मिनट्स भी नहीं रहता है. आफ्टर दिस वॉर इज एंडेड, दिस लिटिल बिट ऑफ इश्यूज ऑल्सो विल बी गॉन. तो ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी सेफ्टी. कि अगर मैं 10 साल पैसे बना भी लूँ, 11वें साल में सेफ्टी की वजह से पूरे चले जाएं या मेरी लाइफ ही स्टेक पे आ जाए, तो फिर ऐसा कह के रह के भी क्या फ़ायदा. तो सेकेंड वुड बी इफ आई कंपेयर इट इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एज वेल, ना द क्लाइमेट और द हेल्थ वाइज, एयर वाइज, क्योंकि कुछ कंट्रीज अब ऐसी हैं जहाँ पे पोल्यूशंस के लेवल भी बहुत हमारी ज़्यादा कंट्री है यार वहाँ पे. तो- इंडिया में अब हमें पता है क्या हालात है. तो दैट वुड बी माई सेकेंड रीजन कि इफ द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हेल्थ इज सपोर्टिंग मी हियर, तो पैसे कमा के फायदा. एंड थर्ड इज सर्टेनिटी अगेन, कि हाँ आप कुछ भी करना चाहो तो आपको लॉ अलाउ करता है, प्रोसेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. तो अगर आपको ये करना है तो स्टैंडर्ड रूल्स रिटर्न है, करप्शन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा. यू नो हाउ इट विल बी डन, यू गो एंड इट विल बी डन. सो दिस इज द 3 रीजंस. तो सेफ्टी, एयर क्वालिटी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. यस. वाओ. चलो आज का लास्ट क्वेश्चन. एनीथिंग यू लाइक टू चेंज इन दुबई? Anything you like to change? एक दो चीजें. Anything you like to change? I think ये मेरे को बहुत फील हो रहा है पिछले 1 साल से. जी. What I would like to change in Dubai, I think Dubai is working in that aspect as well. I would like to change कि there should be more freehold areas coming. So I want to invest more in this market, but a lot of times we don't get opportunities because the area I live in, which is Bardubai, Karama and all, the freehold properties are not there. If I get a chance to buy in this area, Mankul and all, one day, if this can be freehold, so that is my dream. Because till Al Jaddaf now, freehold areas have come. Part of Sheikh Zayed also has been made as freehold. But I really want to buy in this area and live my life coming so many years in this country. Awesome. Thank you so much. So it was wonderful talking to you. It was really candid. Thank you so much, Hemant. Thank you, Gurpreet. Thank you.